हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस। आज का हमारा मेन मोटिव है इकोनॉमिक्स का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सैम्पल पेपर हम आपको कराने वाले हैं। सैम्पल पेपर नंबर 3। इस पेपर में दोस्तों आपको बोर्ड के पेपर की छवि दिखाई देगी, झलक दिखाई देने वाली है कि बोर्ड का पेपर कैसे होने वाला है। एक प्रतिबिंब, एक परछाई बोर्ड के पेपर की, ये पेपर हमें देगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस सारे के सारे कवर करके हमने सैम्पल पेपर को तैयार करा है दोस्तों। इसको बहुत अच्छे सॉल्व करिएगा, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। आज के हमारे सैम्पल पेपर का एक ही ऑब्जेक्टिव, बातें कम काम ज़्यादा, आपको अच्छे से अच्छे नंबर दिलाने का हमारा वादा, और अपना वादा हम जरूर निभाएंगे। आपको मिलेंगे बेस्ट से बेस्ट मार्क्स। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। सेक्शन ए 24 में से 20 क्वेश्चन करने हैं। शुरू करता है दोस्तों। पहला सवाल, डैश इज द रेशियो ऑफ टोटल डिपॉजिट दैट द कमर्शियल बैंक हैज टू कैप विद द आरबीआई। आरबीआई के पास जो पैसा जमा करा के रखना पड़ता है दोस्तों, उसको कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। आप लोग बहुत अच्छे जानते हैं, सीआरआर इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2, प्राइमरी डेफिसिट इन गवर्नमेंट बजट विल बी जीरो। प्राइमरी डेफिसिट कब जीरो होगा दोस्तों? प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला होता है हमारे पास फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। अगर फिजिकल डेफिसिट और इंटरेस्ट पेमेंट दोनों इक्वल हो जाती हैं तो प्राइमरी डेफिसिट अपना पे क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। मान लीजिए प्राइमरी डेफिसिट हमें निकालना है, फिजिकल डेफिसिट 40 है और इंटरेस्ट पेमेंट भी 40 है, 40 में से 40 के जीरो बचेगा। तो आंसर रहेगा दोस्तों, इसका आंसर है डी पार्ट, फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू इंटरेस्ट पेमेंट। सेकंड का आंसर रहेगा दोस्तों डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3, इफ अ कंट्री एक्सपोर्ट मोर देन व्हाट इन इंपोर्ट्स। ठीक है, गुड्स की बात करी जा रही है, एक्सपोर्ट ज्यादा कर रही है, इंपोर्ट कम कर रही है, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होगा? बैलेंस ऑफ ट्रेड होगा सरप्लस। सीधी सी बात है, अगर एक्सपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट कम है और गुड्स की बात चल रही है तो दोस्तों बैलेंस ऑफ ट्रेड अपने आप ही सरप्लस होगा, सरप्लस होगा, सरप्लस होगा। तो आंसर रहेगा ए पार्ट, सरप्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, चैरिटी फ्रॉम अब्रॉड कहां पे रिकॉर्ड करा जाता है दोस्तों? बड़ा सिंपल सा है, चैरिटी है, आ रही है, जब भी पैसा आएगा तो उसको नोट करा जाता है क्रेडिट साइड में, बीओपी, क्रेडिट साइड। तो आंसर रहेगा बी पार्ट, क्रेडिट साइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों हमारे सामने। स्टेटमेंट गिवन है आपको और इनमें से ऑल्टरनेटिव चूज करना है। स्टेटमेंट 1 है, डीमोनेटाइजेशन वाज अ स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ऑर्डर टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ करप्शन, ब्लैक मनी, टेररिज्म, सर्कुलेशन ऑफ फेक करेंसी इन इंडियन। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। स्टेटमेंट 2, डीमोनेटाइजेशन हैज एंश्योर्ड इंप्रूव्ड टैक्स कॉम्प्लायंस इन इंडिया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ओके, दोनों स्टेटमेंट दोस्तों यहाँ पे जो हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 5 में, अगर आप ध्यान से इनको समझे तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। डिमोनेटाइजेशन का ऑब्जेक्टिव ट्रू है और डिमोनेटाइजेशन इंप्रूव कर रहा है टैक्स कॉम्प्लायंस को। डिमोनेटाइजेशन के बाद टैक्स कलेक्शन भी इंप्रूव हुआ है वक्त के साथ साथ। दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, तो फिफ्थ का आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमें देखना है, इन ऑर्डर टू एनकरेज इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी द सेंट्रल बैंक में डैश। ओके, इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करना है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें, हम क्या कर सकते हैं? चलिए, 6 का आंसर रहेगा दोस्तों हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, सीआरआर कम कर दीजिए। जब कैश रिजर्व रेशियो कम हो जाती है तो कमर्शियल बैंक के पास ज़्यादा पैसा बचेगा, ज़्यादा पैसा बचेगा तो लोन ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा लोन देगा तो इकोनॉमी अपना भी इंप्रूव हो जाएगी और हमारी इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। अदर थिंग रिमेन्स कांस्टेंट व्हेन फॉरेन करेंसी बिकम्स चीपर, नेशनल इनकम पे इफेक्ट बताना है। ओके, फॉरेन करेंसी सस्ती होगी। फॉरेन करेंसी सस्ती का मतलब है एक डॉलर सस्ता हो गया। पहले डॉलर था 60 रुपीज़ का और अब डॉलर हो गया 50 रुपीज़ का। ये हमारी करेंसी का एप्रीशिएशन है। मैं कहना चाहूँगा ये हमारी करेंसी का एप्रीशिएशन है। जब जब एप्रीशिएशन होता है तब तब इंपोर्ट बढ़ते हैं। इंपोर्ट का मतलब बाहर वालों से ज़्यादा सामान खरीद रहा हूँ। बाहर से जब मैं ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीद रहा हूँ तो मेरी नेशनल इनकम पे नेगेटिव इंपैक्ट होगा, उनकी नेशनल इनकम पे पॉजिटिव इंपैक्ट होगा, मेरी पे नेगेटिव इंपैक्ट होगा। तो हमारी नेशनल इनकम दोस्तों फॉल हो जाएगी या नेगेटिव इंपैक्ट डालेगी। तो आंसर रहेगा 7 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, इनमें से कौन सा पेयर सही है? बिल्कुल, तो क्वेश्चन नंबर 8 में दोस्तों बी वाला पेयर बिल्कुल ठीक है। करंट अकाउंट सरप्लस तब होता है जब रिसीट्स ज्यादा होती है पेमेंट से। ध्यान रखे चलेंगे, करंट अकाउंट सरप्लस तब होता है जब रिसीट्स ज्यादा, सरप्लस का मतलब ही है कि रिसीट ज्यादा पेमेंट कम, तब सरप्लस माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई इनमें से क्या नहीं करता? बैंक फैसिलिटी टू गवर्नमेंट बिल्कुल देता है, बैंकिंग फैसिलिटी टू पब्लिक दे ही नहीं सकता, पब्लिक से डील ही नहीं करता। लैंडिंग टू गवर्नमेंट करता है, लैंडिंग टू कमर्शियल बैंक करता है। बी वाला पार्ट 9 का आंसर रहेगा दोस्तों। 9 का बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आप ध्यान रख के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आ गया हमारे सामने। ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, एबोल्यूशन ऑफ इंटरमीडियरीज एंड लैंड सेलिंग आर अ पार्ट ऑफ डैश। एबोल्यूशन ऑफ इंटरमीडियरीज एंड लैंड सेलिंग किस चीज के पार्ट हैं?
आई रिपीट, एबोल्यूशन ऑफ इंटरमीडियरीज एंड लैंड सीलिंग किस चीज के पार्ट है दोस्तों? ये सब के सब पार्ट है लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया। आई रिपीट, ये सब पार्ट्स हैं लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया के। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। अगेन स्टेटमेंट आ गया दोस्तों, पब्लिक गुड्स आर दोज गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर कलेक्टिवली कंज्यूम बाय द पब्लिक। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2, पब्लिक गुड्स आर एक्सक्लूडेबल एंड रेगुलरस इन नेचर। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, कोई वो नहीं है कि पब्लिक गुड्स जबरदस्ती करे जा रहे हैं, बदला लेने के लिए करे जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। एक्सक्लूड करते हैं नेशनल इनकम से, ऐसा कुछ नहीं होता। तो स्टेटमेंट नंबर सी सही माना जाएगा। स्टेटमेंट 1 ट्रू है, स्टेटमेंट 2 फॉल्स है। ध्यान रखेंगे। 11 का आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। डैश वाज प्रीडिसेसर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ से पहले कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी? प्रीडिसेसर मींस पहले कौन सी थी? तो आपको पता होगा सबको कि डब्ल्यूटीओ दोस्तों GATT को रिप्लेस करके आया है। तो आंसर आएगा 12th का ऑप्शन नंबर डी, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ध्यान रख के चलेंगे, GATT। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 आ चुका है। एमपीसी की फुल फॉर्म क्या है? एमपीसी की फुल फॉर्म सबको पता है भाई, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। एक इंसान एक महीने में कितना पैसा खर्च करता है, ये हमारी पॉवर्टी को आइडेंटिफाई करने का कंसेप्ट है दोस्तों। आप लोग जानते हैं गांव में 816 रुपये महीने पे खर्च करता है। अगर कोई इंसान 816 रुपये तक खर्च करता है तो वो गरीब या गरीबी रेखा से नीचे है, पॉवर्टी लाइन से नीचे माना जाता है। और शहर में 1000 रुपीज़ से अगर नीचे खर्च करता है तो वो गरीबी रेखा से या पॉवर्टी लाइन से नीचे माना जाता है। या ध्यान रख के चलेंगे एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 आ गया हमारे सामने। दो स्टेटमेंट आपको बताना है, इनमें से कौन सा अप्रोच बिल्कुल सही है, कौन सा अल्टरनेटिव बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट 1, ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच टू रिमूव पॉवर्टी प्रूव टू बी क्वाइट इफेक्टिव। ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच काफी इफेक्टिव था, ऐसा इनका कहना है। और दूसरा स्टेटमेंट, पॉपुलेशन ग्रोथ रिजल्टेड इन अ वेरी लो ग्रोथ इन द पर कैपिटा इनकम। ओके, दो स्टेटमेंट आपके सामने हैं दोस्तों। 14 का जो करेक्ट आंसर माना जाएगा दोस्तों वो रहेगा डी, जिसमें लिखा गया स्टेटमेंट 2 ट्रू है और स्टेटमेंट 1 फॉल्स है। तो दोस्तों डी वाला पार्ट करेक्ट माना जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 15 को चलते हैं। 15 में भी आपसे दोस्तों इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया, इनमें से कौन सा अल्टरनेटिव सही है आपको बताना है। 15 के आंसर में दोस्तों, फिजिकल एंड ह्यूमन कैपिटल डू नॉट डेप्रिशिएट विद टाइम। ऐसा कुछ नहीं है, दोनों ही डेप्रिशिएट करते हैं टाइम के साथ साथ। और डेप्रिशिएशन कैन बी रिड्यूस इन ह्यूमन कैपिटल थ्रू एजुकेशन एंड हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर। ओके, डेप्रिशिएशन रिड्यूस करने के लिए आपको एजुकेशन और हेल्थ पे खर्च करना पड़ेगा, नहीं तो आपकी वैल्यू वैसे भी कम हो जाती है। इसका मतलब जो पहले पढ़े हुए लोग हैं वो पढ़ाई आज के टाइम में काम नहीं आती, आज के टाइम की पढ़ाई मॉडर्नेट हो चुकी है, तो डेप्रिशिएशन तो लग ही रहा है। तो स्टेटमेंट नंबर 4 करेक्ट माना जाएगा, जिसमें लिखा गया स्टेटमेंट 2 ट्रू है और स्टेटमेंट 1 फॉल्स है। तो आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। 15 के बाद हम लोग चलते हैं 16 की ओर। विच आर द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ एग्रेरियन रिफॉर्म्स। इनमें से कौन सा एग्रेरियन रिफॉर्म्स का पार्ट है दोस्तों? तो आंसर रहेगा ग्रीन रेवोल्यूशन और लैंड रिफॉर्म दोनों ही है। सी इसका आंसर रहेगा, आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 आ गया दोस्तों हमारे सामने। इनमें से कौन सा करेक्ट पेयर है? तो करेक्ट पेयर दोस्तों हमारे पास 17 में दे रखा है बी वाला पार्ट, जिसमें लिखा है बैलेंस ऑफ ट्रेड में विजिबल आइटम्स आती हैं। बिल्कुल सही, बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ विजिबल आइटम आती है और कुछ नहीं आता है, बाकी सारे पेयर गलत हैं। तो 17 का आंसर रहेगा दोस्तों बी पार्ट, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेके चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। द स्कीम ऑफ माइक्रो फाइनेंस इज एक्सटेंडेड थ्रू डैश। ओके, माइक्रो फाइनेंस की जो स्कीम थी दोस्तों वो किसके थ्रू एक्सटेंड हुई थी? सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा। ए पार्ट हमारा आंसर रहेगा, 18 का आंसर है ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू वैक्सीनेट द एडल्ट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया विद कोवैक्सीन और कोविशील्ड विदाउट एनी चार्ज। दिस वुड बी कैटेगराइज्ड एज। ओके, ये किस कैटेगरी में माना जाएगा दोस्तों? तो ये है सरकार का रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर। आई रिपीट, यह है सरकार का रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये सरकार सारा खर्चा कर रही है, जो भी सब्सिडी पे खर्च होता है, चैरिटी पे खर्च होता है, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है। 19 का आंसर रहेगा सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर कॉज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। इनमें से कौन सा मेजर कॉज नहीं है पॉवर्टी का? लो कैपिटल फॉर्मेशन है, लैक ऑफ सोशल वेलफेयर है, सोशल एक्सक्लूजन है, लेकिन माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल टू अर्बन इसका कोई कोज नहीं है। तो 20 का आंसर रहेगा दोस्तों डी पार्ट, 20 का आंसर डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, हाइपोथेटिकल इकोनॉमी में 120 रुपये जमा कराए हैं और कोई सर्कुलेशन है तो कितनी होगी इकोनॉमी के अंदर? टोटल मनी सप्लाई 120 रुपये होगी, 120 ही होगी। ये क्वेश्चन काफ़ी सैम्पल पर में रिपीट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 120 रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा हेल्थ सेक्टर को रेगुलेट करता है? तो आंसर आएगा ICMR। 22 का है दोस्तों ए पार्ट, 22 का ए पार्ट, दैट इज इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, काफी इंपॉर्टेंट है। 22 का है ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 आ गया दोस्तों आपके सामने। अगेन स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। व्हाइल डिटरमाइनिंग द पॉवर्टी लाइन हाई कैलोरी इनटेक इज फिक्स्ड फॉर द रूरल एरियाज। ओके, बिल्कुल सही है। हाई कैलोरी जो है रूरल एरियाज के लिए कैलोरी ज्यादा रखी गई है और अर्बन एरिया के लिए कैलोरी कम रखी गई है, ऐसा लिखा गया है।
रूरल एरिया में रहने वाले लोगों को 2400 कैलोरी 2400 कैलोरी लेनी पड़ती है, जबकि अर्बन एरिया वालों को 2100 कैलोरीज लेनी चाहिए मिनिमम, ऐसा लिखा गया है। और स्टेटमेंट 2 है पीपल इन रूरल एरियाज हैव टू डू ग्रेट फिजिकल वर्क एज कम्पेयर टू अर्बन एरिया। दोनों ठीक है यार, बिल्कुल सही है। शहर वाले लोग कम मेहनत करते हैं, गाँव वाले लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो 23 का दोस्तों ए रहेगा, बिल्कुल सही है। और अगर असर्शन रीजन भी होता तब भी ए रहता, बिल्कुल सही से एक्सप्लेन करा गया है वैसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? ओके, देयर वाज अ डिक्लाइन इन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, ट्रू। द ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रमोटेड कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, देखेंगे। पब्लिक गुड प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल, ऐसा कुछ नहीं था। और उसके बाद देयर वाज अ लो कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज टू जीडीपी, ऐसा ही था, ये तो बिल्कुल ठीक है। तो इनमें से फॉल्स बताना है। तो दोस्तों बी वाला फॉल्स है बिल्कुल, कि ब्रिटिशर्स ने जो है कैपिटल गुड इंडस्ट्री को प्रमोट करा था, ऐसा कुछ नहीं है। 24 के बी बिल्कुल गलत है, ब्रिटिशर्स ने कोई इंडस्ट्री प्रमोट नहीं करी, पागल बनाया था हमारा बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों सेक्शन बी आ चुका है हमारे सामने। 24 में से 20 क्वेश्चन करने हैं, अटेम्प्ट एनी 20 क्वेश्चन आउट ऑफ 24। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 25। असर्शन रीजन, assertion is current account transaction bring a change in the current level of country's income। बिल्कुल सही है, करंट लेवल में चेंज लाती है, डेफिनेटली लाती है। रीजन में करंट अकाउंट इंक्लूड्स ऑल आइटम्स एक्सप्रेसिंग चेंज इन स्टॉक, ऐसा कुछ नहीं है। करंट अकाउंट में दोस्तों चेंज इन स्टॉक वाले आइटम आते ही नहीं, क्योंकि स्टॉक हमारा एसेट्स में आता है और उससे एसेट इफेक्ट होंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। तो दोस्तों 25 का जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो हमारे साथ रहेगा ऑप्शन नंबर सी, जिसका है असर्शन ट्रू है लेकिन रीजन फॉल्स है। ध्यान रखे चलेंगे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे पूछा गया अगर LRR 20% है तो मनी मल्टीप्लायर कितना होगा। दोस्तों LRR 20% है तो आपका सही आंसर रहेगा 5 टाइम्स, 1/20 इंटू 100 रह जाएगा हमारा, तो ये रहेगा पूरे 5 टाइम्स। ठीक है, आप लोग जानते हैं मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला, क्रेडिट क्वेश्चन का फॉर्मूला 1/LRR होता है और परसेंटेज का साइन हट के ऊपर इंटू 100 आ जाता है। तो हमारा आंसर रहेगा दोस्तों 5 टाइम्स, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। असर्शन रीजन फिर आ गया हमारे सामने, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया। असर्शन में लिखा गया है इन द फर्स्ट फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ऑल द स्टेट्स रिसीव HYV सीड, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। फर्स्ट फेज में तो सिर्फ पंजाब हरियाणा में ही मेनली कंसंट्रेट करा गया था। और रीजन में मेंशन किया था यूज ऑफ HYV सीड प्राइमरी बेनिफिट द वीट ग्रोइंग रीजन ओनली, ये ट्रू है बिल्कुल। तो इसका रहेगा आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है। ध्यान रखिएगा 27 का आंसर असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28, एग्रीकल्चर मार्केटिंग डज नॉट कंप्राइज ऑफ। एग्रीकल्चर मार्केटिंग में क्या नहीं आता? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोड्यूस आता है, ग्रेडिंग ऑफ प्रोड्यूस आता है, ठीक है, ये दोनों तो डेफिनेटली आते ही आते हैं, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी में मेंशन करा है स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस आता है, बिल्कुल आता है फ्यूचर में सेल करने के लिए, लेकिन क्रेडिट टेकन टू मीट एक्सपेंडिचर ऐसा कुछ जिक्र नहीं करा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट माना जाएगा दोस्तों। तो 28 का आंसर है डी ऑप्शन। 29 की तरफ चलते हैं। असर्शन रीजन, एजुकेशन कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ, डेफिनेटली कॉन्ट्रीब्यूट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ में। एजुकेशन कन्फर्स हायर अर्निंग कैपेसिटी ऑफ पीपल, एजुकेशन से लोग ज्यादा पैसा कमाना शुरू कर सकते हैं। तो 29 का आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। दोनों स्टेटमेंट और असर्शन बिल्कुल करेक्ट है और दोनों एक दूसरे से लिंक भी हो रहे हैं, तो ए इसका आंसर रहेगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे पूछा गया है इनमें से कौन से वाली योजना का ईयर करेक्टली मैच करा गया है। तो दोस्तों प्रधानमंत्री जनधन योजना का ईयर बिल्कुल करेक्ट है, दैट इज 2014। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट माना जाएगा। 30 का रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 31, असर्शन रीजन फिर आ गया दोस्तों हमारे सामने। द पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स हैव बीन फाउंड अनसैटिस्फैक्टरी, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स अनसैटिस्फैक्टरी थे, बात तो बिल्कुल सच है। ह्यूज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज हैव बीन एलोकेटेड फॉर पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, ह्यूज अमाउंट लगाया गया था पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम पे, ऐसा कुछ नहीं है। तो असर्शन तो ट्रू है लेकिन रीजन दोस्तों बिल्कुल फॉल्स है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट माना जाएगा। ऑप्शन नंबर सी रहेगा 31 का आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल फिर असर्शन रीजन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 आ गया हमारे सामने। स्प्रेड ऑफ एजुकेशन इज नेसेसरी टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, डेफिनेटली ऐसा है कि अगर आप लोगों को एजुकेट कर देते हैं तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट में कहीं ना कहीं कमी आएगी, लोग समझेंगे अपनी जिम्मेदारी को। रीजन में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन डिक्रीजेस क्वालिटी ऑफ लाइफ, ऐसा नहीं है, ह्यूमन कैपिटल से क्वालिटी ऑफ इंप्रूव होती है ना कि डिक्रीज होती है। तो ये भी असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट माना जाएगा दोस्तों। 32 का रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, विच इंडस्ट्री रिसीव द मेजर सेटबैक ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा बैंड बची थी हैंडीक्राफ्ट की। हमारे इसके लिए मेन टॉपिक है डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट, आप जानते हैं अच्छे से, सबसे ज्यादा बैंड बची किसकी, हैंडीक्राफ्ट की। तो 33 का आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 34, दो स्टेटमेंट है। द इमर्जेंस ऑफ SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप इंश्योर द रिडक्शन इन द फिशरीज ऑफ फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम
स्टेटमेंट 2, द बोरिंग्स फ्रॉम एसएचजी मेनली कन्फाइंड टू कंजम्पशन पर्पसेज बाय इट्स मेंबर। ओके, 34 में अगर आप ध्यान से देखें दोस्तों, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। एसएचजी के आने से जो फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम है हमारे, उनका प्रेशर थोड़ा सा कम हुआ है, और दूसरा एसएचजी से लोग जो पैसा लेते हैं जनरली वो कंजम्पशन पर्पस के लिए लेते हैं, किसी बेटी के बच्चे की शादी के लिए ले लिया, ठीक है, अपनी नीड्स, पर्सनल नीड्स के लिए, खाने पीने के खर्चे के लिए ले लिया, ज़्यादातर इसके लिए लिया जाता है। 34 का क्वेश्चन आंसर रहेगा दोस्तों ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, अगेन असर्शन रीजन। दोस्तों काफी अच्छा क्वेश्चन लग रहा है 35, इसका देखते हैं, पढ़ते हैं इसके अंदर क्या है कि करेंसी मनी इज ऑल्सो नोन एज फिएट मनी। बिल्कुल सही है कि करेंसी मनी को फिएट मनी कहा जाता है। अंडर लॉ करेंसी मस्ट बी एक्सेप्टेड फॉर पेमेंट फॉर ऑल डेब्ट्स। रीजन भी बिल्कुल ठीक है कि करेंसी मनी को फिएट मनी इसलिए कहा जाता है कि वो लॉ के द्वारा ऑर्डर करी गई एज अ मनी एक्ट करने के लिए और हर ट्रांजेक्शन के बदले में एक्सेप्ट होने के लिए। तो रीजन भी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आंसर रहेगा ए पार्ट, असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है। और इस फिएट मनी को दोस्तों लीगल टेंडर मनी या फिड्यूशियरी मनी के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रख के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर हम लोग चलते हैं दोस्तों। आपको यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यहाँ पर इसको प्रॉपर लगाना है। क्या रहेगा हमारा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर? सबसे पहले हुआ था बैटल ऑफ प्लेसी, उसके बाद आई थी हमारे भारत में रेलवे, उसके बाद ओपन हुआ था स्यूज कैनाल, और सबसे लास्ट में आई थी टिस्को। ये आप ध्यान रख के चलेंगे। तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है बोर्ड के पेपर में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 37, अगेन असर्शन रीजन है। ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन आर इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टेट ऑफ बीओपी। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऑटोनोमस आइटम आर आल्सो नोन एज अबव द लाइन आइटम। दोनों स्टेटमेंट दोस्तों ट्रू हैं, डेफिनेटली ट्रू हैं, लेकिन आपस में लिंक नहीं होते। तो 37 का दोस्तों आंसर रहेगा बी पार्ट, 37 का रहेगा बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, डिमांड डिपॉजिट इंक्लूड डैश एंड डैश। डिमांड डिपॉजिट में क्या क्या आता है दोस्तों? डिमांड डिपॉजिट में हमारे पास आता है सेविंग अकाउंट डिपॉजिट और करंट अकाउंट डिपॉजिट। तो फर्स्ट और थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी माना जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर रहेगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 में अगेन असर्शन रीजन में आपसे पूछा गया है। देखते हैं असर्शन रीजन में क्या पूछा गया है। इंडियन गवर्नमेंट टुक वेरियस मेजर्स टू इंप्रूव एग्रीकल्चर मार्केटिंग। अनडाउटली, नो डाउट, तारीफ की बात है कि सरकार ने काफी मेजर लिए हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग में इंप्रूव करने के लिए, बहुत अच्छी बात है। फार्मर्स वर ऑफन फोर्स टू सेल एट लो प्राइसेस ड्यू टू लैक ऑफ रिक्वायर्ड मार्केट इंफॉर्मेशन। मार्केट की इंफॉर्मेशन नहीं थी, इसलिए सरकार को बहुत सारे मेजर लेने पड़े ताकि एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंप्रूव हो पाए, लोगों को नॉलेज मिल पाए। तो आई थिंक ऑप्शन नंबर ए करेक्ट माना जाएगा दोस्तों कि दोनों स्टेटमेंट और असर्शन रीजन करेक्ट है और आपस में लिंक भी हो पा रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने स्टेप लिए क्योंकि फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करा जा रहा था, इसलिए गवर्नमेंट ने स्टेप लिए। तो 39 का दोस्तों आंसर रहेगा ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40 हमारे सामने आ चुका है। अगेन असर्शन रीजन है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस इन 1991 इनिशिएटिव लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ओके, बिल्कुल सही है, न्यू इकोनॉमी से लिबरलाइजेशन आया था, बिल्कुल आया था। उसके बाद इंडस्ट्रियल ग्रोथ वाज वेरी स्लो बिफोर 1991। लिबरलाइजेशन लाने का मेन पर्पस तो ये था कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत ज्यादा स्लो थी, इसलिए लिबरलाइजेशन आया था। क्या ये बात सच है? बिल्कुल सही है, दोनों बात बिल्कुल लिंक भी हो रही है। तो 40 का भी आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 41 हमारे यहां सामने आ चुका है। अगेन असर्शन रीजन है, असर्शन रीजन से भरा पड़ा है सेक्शन बी, और कम से कम दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि 8 से 10 क्वेश्चन असर्शन रीजन वाले आपको सेक्शन बी में देखने को मिल सकते हैं। काफी पेपर में असर्शन रीजन आने के चांसेस काफी ज्यादा रहेंगे हमारे इकोनॉमिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन 41 आ चुका है हमारे सामने। क्वेश्चन में लिखा गया असर्शन रीजन में करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक इज मॉनिटरी लायबिलिटी ऑफ आरबीआई। नो डाउट, जितना पैसा पब्लिक के पास है वो सब की सब आरबीआई के लिए लायबिलिटी है। ध्यान रखे चलेंगे, आरबीआई के लिए वो सब लायबिलिटी है। रीजन में मेंशन करा गया आरबीआई कंट्रोल क्रेडिट वाई कमर्शियल बैंक क्रिएट क्रेडिट। अब रीजन ऊपर वाले असर्शन से कोई लिंक नहीं करता। रीजन ट्रू जानते हैं कि आरबीआई कंट्रोल करता है क्रेडिट को और कमर्शियल बैंक क्रिएट करता है क्रेडिट को, लेकिन ये असर्शन के साथ लिंक नहीं हो पा रहा है दोस्तों। तो आंसर रहना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। 41 का रहेगा दोस्तों हमारे सामने, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट माना जाएगा। अगला एस शीट किस चीज का एग्जांपल है? एस शीट दोस्तों हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट का एग्जांपल है। एस शीट रेवेन्यू रिसिप्ट होता है, बता देता हूं। एस शीट का मतलब होता है जिस इंसान की कोई भी लीगल हायर नहीं होता उसकी सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट को चली जाती है, जिसको हम एस शीट्स कह के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, मिस्टर रमनप्रीत हैज स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस वेंचर। शी इंटेंड्स टू स्पेंड huge amount towards on-the-job training of her workers before putting them to work. It exhibits the right step in the direction of human capital formation. Spot which of the following does not directly contribute to process of human capital formation. इनमें से कौन सा पॉइंट ह्यूमन कैपिटल में डायरेक्टली कंट्रीब्यूट नहीं करेगा? स्किल्स एक्सपर्टाइज को ऐड करना बहुत जरूरी है, एफिशिएंसी इंप्रूव करना बहुत जरूरी है, एंश्योर जेंडर इक्विटी
ऐसा कुछ नहीं है। इंक्रीज आउटपुट प्रोडक्टिविटी, ये बहुत जरूरी है। तो दोस्तों हमारा जो आंसर रहना चाहिए 43 वाले क्वेश्चन का, वो रहना चाहिए हमारा सी पार्ट, कि जेंडर इक्विटी का ह्यूमन कैपिटल से कोई ऐसा खास रिलेशन नहीं है। मेल हो फीमेल हो, सबके लिए ह्यूमन कैपिटल अगर हम लेके चलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा इसी बात को इंश्योर करना ह्यूमन कैपिटल में ऐसा कहीं मेंशन नहीं करा गया। क्वेश्चन नंबर 44, अ कंपनी लोकेटेड इन इंडिया रिसीव अ लोन फ्रॉम कंपनी लोकेटेड अब्रॉड। पैसा आया है कंपनी के द्वारा, यहाँ पे आया है, तो इसको कहाँ नोट करा जाएगा दोस्तों? इसको नोट करा जाएगा क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट में। ध्यान रख के चलेंगे। 44 का आंसर रहेगा दोस्तों क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। पैसा आ रहा है और इससे हमारे देश की लायबिलिटी बढ़ रही है, इसलिए कैपिटल अकाउंट में नोट करा जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 45, अगेन दो स्टेटमेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अडॉप्टेड ट्रिकल डाउन अप्रोच टू एलिवेट पॉवर्टी टू बेनिफिट द लास्ट मैन एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड। सब तक पहुंचाना है, जो सबसे ऊपर है मतलब रिच, उससे ज्यादा नीचे पुअर, सबसे ज्यादा पुअर, ट्रायंगल अप्रोच चलता है पूरा पूरा। और मुझे सबसे ज्यादा फोकस करना है नीचे वाले सेगमेंट पे, जो कि सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ सेगमेंट है। तो स्टेटमेंट 45 का दोस्तों ट्रू है। 45 का फर्स्ट वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल ट्रू है। इसी का दूसरा स्टेटमेंट है, इंपीरिकल डाटा ऑफ ओवर द ईयर्स हैव शोन अ ट्रिकल डाउन थ्योरी डिड नॉट यील्ड डिजायर्ड रिजल्ट इन इंडिया। भी ट्रिकल डाउन थ्योरी का ऐसा इसको रिजल्ट भी नहीं आया, ऐसा भी सही है, बात सही है बिल्कुल, कोई रिजल्ट आया नहीं, पॉवर्टी हमारे से हटी कहाँ है। तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर है। दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 46 आ चुका है। असर्शन रीजन है अगेन। असर्शन में लिखा गया है बैलेंस ऑफ ट्रेड इंक्लूड्स ओनली मर्चेंडाइज ट्रांजैक्शन। बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं, बात में कोई भी शक नहीं है, बिल्कुल सही है। विजिबल ट्रांजैक्शन होती है सारी की सारी। रीजन में अनफेवरेबल बीओपी कैन बी मेट आउट ऑफ फेवरेबल बीओटी, ऐसा नहीं है ना, ये रीजन गलत है। अगर बाय चांस ये रीजन सही होता तो लिखा होना चाहिए कि अनफेवरेबल बीओटी कैन बी मेट थ्रू फेवरेबल बीओपी। यहां स्टेटमेंट उल्टा है, तो पहली बात तो स्टेटमेंट ही गलत होगी। दूसरा, ये स्टेटमेंट ऊपर असर्शन का रीजन नहीं है बिल्कुल भी, एक तो गलत है, ऊपर से रीजन भी नहीं है बिल्कुल भी। तो अगर बाय चांस सही रीजन होता तब भी मैं बी लिखता, ए तो मैं फिर भी ना लिखता। फिलहाल इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कि असर्शन ट्रू है और रीजन बिल्कुल फॉल्स है। रीजन बिल्कुल गलत लिखा गया है, इसलिए मैं रीजन को नहीं मानूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 में आपको करेक्ट स्टेटमेंट पहचानना है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 47 में? पढ़ते हैं। रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज ऑफ कमोडिटी प्रोडक्शन, ट्रेड एंड टैरिफ परस्यूड बाय कॉलोनियल गवर्नमेंट एडवर्सली अफेक्ट द स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन एंड वॉल्यूम ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। अनडाउटेडली फर्स्ट वाला पॉइंट बिल्कुल ठीक है कि जो सरकार की, ब्रिटिश गवर्नमेंट की रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज थी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन को लेके, ट्रेड और टैरिफ को लेके, उन्होंने हमारे इंडिया के स्ट्रक्चर को, कॉम्पोजिशन को, वॉल्यूम को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करा। तो पहला स्टेटमेंट तो मुझे ट्रू लग रहा है, बिल्कुल सही नजर आ रहा है। दूसरा पढ़ते हैं, इफेक्टिव ट्रेड पॉलिसी ऑफ कमोडिटी प्रोडक्शन ट्रेड। इफेक्टिव ट्रेड पॉलिसी उनकी थी नहीं बिल्कुल भी, लिबरल पॉलिसी उनकी थी नहीं बिल्कुल भी, और रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी ऑफ कमोडिटी प्रोडक्शन ट्रेड टैरिफ परस्यूड बाय कॉलोनियल गवर्नमेंट फेवरेबली अफेक्ट द स्ट्रक्चर, फेवर भी नहीं आया था, बिल्कुल फेवर में हमारे थी नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है दोस्तों। क्वेश्चन 47 का ए पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, इन द ईयर डैश इंडियन गवर्नमेंट मेड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स। कौन सा साल था वो साल था दोस्तों 2009, दैट इज राइट टू एजुकेशन 2009, 2009, ध्यान रखेंगे 2009 आंसर है 48 का। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 49 से 54 तक एक ही पैराग्राफ के ऊपर बेसिस, पैराग्राफ को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं आप। पढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या है हमारे पास इस पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन। पहला है, करंट अकाउंट ऑफ बीओपी अकाउंट रिकॉर्ड्स ओनली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ट्रू या फॉल्स? करंट अकाउंट में सिर्फ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट आता है गुड्स एंड सर्विसेज का, आपको बताना है सही या गलत। तो दोस्तों आंसर रहेगा फॉल्स। 49 का रहेगा दोस्तों बी पार्ट, दैट इज फॉल्स। आपको पता है सिर्फ गुड्स का नहीं आता बल्कि सर्विसेज का भी आता है। इसके अलावा हमारे यूनिलेटरल ट्रांसफर भी आते हैं करंट अकाउंट के अंदर। यहाँ गुड्स एंड सर्विस मेंशन है लेकिन यूनिलेटरल मेंशन नहीं, इसलिए फॉल्स आएगा दोस्तों। अगला, करंट अकाउंट इज डैश कंसेप्ट। करंट अकाउंट कौन सा कंसेप्ट है दोस्तों? तो करंट अकाउंट का हमारा आंसर है बी पार्ट। करंट अकाउंट हमारा फ्लो कंसेप्ट है। फ्लो का मतलब है सारा का सारा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर करा जाता है, तो करंट अकाउंट हमारा फ्लो कंसेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 51, करंट अकाउंट सरप्लस अराइजेस व्हेन क्रेडिट आइटम आर डैश डेबिट आइटम। करंट अकाउंट तब सरप्लस होगा जब हमारा क्रेडिट आइटम बड़ी होंगी डेबिट आइटम से, मतलब इनफ्लो वाली साइड बड़ी रहेगी आउटफ्लो वाली साइड से, तब हमारा करंट अकाउंट सरप्लस होगा। तो आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। 51 का रहेगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन 52, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बाय फ्रॉम अब्रॉड आर रिकॉर्डेड ऑन डैश साइड। ओके, एफडीआई, बाहर से पैसा आ रहा है, जब भी पैसा आए हमेशा इनफ्लो वाली साइड पे नोट करा जाएगा, और ये जब भी इन्वेस्टमेंट के रूप में आता है दोस्तों ये हमारा कैपिटल अकाउंट में नोट होता है। तो आंसर रहेगा दोस्तों इसका दैट इज क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट माना जाना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 हमारे सामने आ चुका है। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज आल्सो नोन एज बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड। विजिबल ट्रांजैक्शन का ट्रेड है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है दोस्तों 53 में। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 54, एन इंडियन रियल एस्टेट कंपनी रिसीव रेंट फ्रॉम गूगल न्यूयॉर्क, दिस ट्रांजेक्शन वुड बी रिकॉर्डेड ऑन द डैश साइड ऑन द डैश अकाउंट। ओके, रेंट आया है दोस्तों, रेंट के आने से एसेट लायबिलिटी को इफेक्ट तो नहीं पड़ता, तो पहली बात तो ये डिसाइड हो गया कि कैपिटल अकाउंट में तो नोट होगा ही नहीं, ठीक है। दूसरा, पैसा आ रहा है, जब भी पैसा आएगा हमेशा इनफ्लो वाली साइड, दैट इज हमारी क्रेडिट साइड में नोट होगा, तो साइड तो क्रेडिट है और अकाउंट रहेगा करंट, तो आंसर है जो क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 54 का रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ये 55 से 60 भी दोस्तों केस स्टडी के ऊपर बेस्ड है। देखते हैं इसमें क्या क्या है। पहला, इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंड्स अपॉन, ओके, इकोनॉमिक ग्रोथ किस पे डिपेंड होती है? फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, सब पे। 55 का डी, टेंशन खत्म, ज्यादा नहीं सोचते, 55 का डी। जहां भी क्वेश्चन में एक से ज्यादा ऑप्शन लगे तो सीधा ऑल ऑफ द अबव। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 56 हमारे सामने आ चुका है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड करता है इनमें से किस पर? दोस्तों इकोनॉमिक डेवलपमेंट सबसे ज्यादा डिपेंड करता है हमारी डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल पे, क्योंकि फिजिकल कैपिटल ह्यूमन कैपिटल से डेवलप होगी, वर्किंग कैपिटल ह्यूमन कैपिटल से ही डेवलप होगी, तो 56 का आंसर दोस्तों बी पार्ट आने के चांसेस थोड़े से ज्यादा रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 57। अगला सवाल दोस्तों क्वेश्चन नंबर 57 हमारे सामने आ चुका है। ट्रेनिंग इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन प्रोसेस, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग। बता रखा है ऑन द जॉब ट्रेनिंग कौन कौन सी हो सकती है, ऑन कैंपस ट्रेनिंग, ऑफ कैंपस ट्रेनिंग, या दोनों हो सकती है। तो 57 का दोस्तों आंसर रहेगा सी पार्ट, ऑन कैंपस भी हो सकती है, ऑफ कैंपस भी हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58 आ चुका है। Which one of the following is the reason for poor human capital formation in India? ओके, ब्रेन ड्रेन काफी बड़ा रीजन है, ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन भी है तो सारे ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे। लो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, हमारे यहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट लो तो नहीं है भाई, हाई है हमारे यहाँ, तो ये तो गलत हो गया। उसके इनसफिशिएंट रिसोर्सेज, रिसोर्सेज की इंडिया में कमी नहीं है, रिसोर्सेज बहुत है, बाकी हम उसको यूज ढंग से नहीं कर पाते, तो मेन जो रीजन रहेगा दोस्तों वो रहेगा ब्रेन ड्रेन। सबसे बड़ी मुसीबत कौन सा? ब्रेन ड्रेन। अगला, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी लीड्स टू डैश। नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी से क्या होता है? आउटसोर्सिंग होती है, नो डाउट बिल्कुल होती है आउटसोर्सिंग। एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ता है एम्प्लॉयमेंट। जीडीपी बढ़ती है, बिल्कुल बढ़ती है जीडीपी। सब होता है, बिल्कुल सब होता है, कोई दिक्कत नहीं, सब होता है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल? इन्वेस्टमेंट एजुकेशन सोर्स है, इन्वेस्टमेंट हेल्थ सोर्स है, इन्वेस्टमेंट इंक्वायरिंग इन्फॉर्मेशन सोर्स है, ऑल ऑफ दीज सारे हैं, कोई दिक्कत नहीं। 60 का रहेगा आंसर, ऑल ऑफ दीज। बहुत ही अच्छे से दोस्तों इस पेपर को हमने जो है आप लोगों के लिए स्पेशली बनाया है, बहुत ही शानदार पेपर है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा और आप इन सारे क्वेश्चन की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और मुझे पूरा उम्मीद है आप जज करना क्वेश्चन को सीख जाएंगे। ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए, गॉड ब्लेस यू, और मुझे पूरा विश्वास है आप बहुत अच्छे नंबर स्कोर करेंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।